हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। सर, जिस तरह से बात करूं, बिहार में चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं बिहार के सभी मतदाताओं, महिलाओं, युवा वर्ग के लोगों और सभी संप्रदाय के लोगों से को का मैं अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि उन्हें नमन करता हूं कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से बिहार में कभी चुनाव नहीं हुआ, दो चरण में कभी चुनाव नहीं हुआ, किसी बूथ पर कहीं कोई तनाव नहीं हुआ। तो इसमें जो सामाजिक चेतना का जो जागरण हुआ है, महिला का जो जागरण हुआ है, युवा वर्ग में जो जागरण हुआ है, जिसको कहते हैं सामाजिक चेतना का जागरण, वो अद्भुत है। और इसलिए सबको, देश भर के लोगों को बिहार के इस चुनाव से शिक्षा लेनी चाहिए। जो बिहार जाति के कट्टरपंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर इतनी बदनामी होती थी, उस बिहार ने संपूर्ण भारतवर्ष को एक नई दिशा देने का काम किया है इस चुनाव में। और इसमें खासकर महिला और युवा वर्ग और सभी समाज के लोगों का योगदान है, जो प्रशंसनीय है, वंदनीय है। और मैं 60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, तब से लेके अब तक आया हूँ। इसलिए मैं बिहार के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ग के मतदाताओं को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। विपक्ष तो कह रही है जो 40-41 सीट क्यों छोड़ दी है, वो भी तो पूरा पूर्ण एनडीए को ही दे देना चाहिए। जब 202 सीट हो ही गया तो पूरा 243 दे देना चाहिए। चलो, जब 2010 में चुनाव हुआ था, तभी आरजेडी को 22 सीट आया था, तो उस समय क्यों नहीं बोला ये? अभी तो कम से कम जितना आया था उससे ज्यादा है, 25 है। 2010 में 22 सीट आया था, तब तो वही बिहार था, वही आरजेडी थे, वही नेता थे। ये देश को समझने के लिए मैं कहता हूं, समझने के लिए। क्योंकि मैं जब 62 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो मैं तो 62 से विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव को देखते आया हूं ना, परिणाम निकलते आया, देखते आया हूं, सब कुछ हुआ है। लेकिन राजीव गांधी का जब चुनाव हुआ था तो 400 से पार सीट जीत लिए थे। आज तक उतना कोई नहीं जीता। लेकिन किसी ने तो नहीं कहा कि वोट लूट लिया, नहीं लूट लिया। एक बार इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था, तो लोगों ने कहा कि रशियन इंक लगा हुआ था, तो उस पर कोई वो बैलेट पेपर वाला था, तो किसी पर मुहर मारता था तो सब वो चला जाता था गाय बछड़ा पर। तो ये भी हल्ला हुआ, तो हुआ कि इंस्पेक्शन हो। तो मुंगेर से हमारे समाजवादी नेता मोधली में चुनाव हार गए थे, उन्होंने पिटीशन दिया इंस्पेक्शन के लिए। उन्होंने जाके इंस्पेक्शन किया, उन्होंने कहा कि नहीं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, न कोई इनका ख्याल है, जो कुछ है वो सही हुआ है। तो देखो, इस तरह के निराधार बात बोलने से किसी आदमी को कोई लाभ तो मिलता नहीं है, समाज को भी कोई लाभ नहीं मिलता है, और समाज में कोई से चेतना का जागरण भी नहीं होता है। तो ये जिसको जिस तरह से व्यवस्था थी, ये एनडीए के तरफ से नीतीश का काम हुआ है, और नरेंद्र मोदी और नीतीश के जो जोड़ी का काम हुआ है, इस पर संपूर्ण देश भर के राजनीति करने वाले विद्वानों को, राजनीतिक विद्वानों को सोचना चाहिए। एक बात और, युवा लोग, आप लोग भी सोचो और बिहार के युवा लोग भी सोचे। बिहार में पिछड़ी जाति के 3 मुख्यमंत्री बने। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर बने, जिनको बहुत कम समय मिला, कम समय। एक बार उप मुख्यमंत्री बने, तो उसमें शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री थे। 71 में मुख्यमंत्री बने तो कुछ महीना के लिए रहे, लेकिन 77 में बने तो 2-2.5 साल के लिए रहे, बीच में जनता पार्टी टूट गई।
लेकिन 67 में कर्पूरी ठाकुर जी थोड़े दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ दी कि मैट्रिक तक अंग्रेजी के अनिवार्यता को खत्म किया, हाई स्कूल तक के बच्चों का फीस माफ किया जो आज तक है, और उसका लाभ संपूर्ण समाज को आज तक मिल रहा है। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से आप लगातार आप देख रहे हैं, आप बीजेपी का वरिष्ठ नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, एक चीज बताइए, लगातार जो विपक्ष का बात करूँ, राहुल गांधी का बात करूँ या आरजेडी का बात करूँ, तमाम जो है चुनाव में एसआईआर का मुद्दा उठा है, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, तो एक बार बैलेट पेपर से आप लोग चुनाव क्यों नहीं करा देते हैं? फिर तो बैलेट पेपर से तो बिहार में चुनाव हो रहा था। बैलेट पेपर के चुनाव को बिहार ने देखा और मैं भी उसका भुक्तभोगी हूँ, और वो बैलेट पेपर को लूटते देखा। आ गए 4 आदमी मिलकर के बंदूक लेकर के एक बम गोला फेंक दिया, सब भाग गया। 4-5 आदमी बैठ गए, बैलेट पेपर ले लिया, ऐसे ऐसे उंगली से ठप्पा लगाते गए, कोई मोहर मारते गया, कोई मोड़ मोड़ के बक्सा में ठूसते गया। और एक बूथ पर 1 घंटा से 1.5 घंटा में 200 और 250 बैलेट पेपर छाप दिया। फिर दूसरा बूथ गया। तो ये लोग जो कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव का मतलब फिर बूथ कब्जा, बूथ लूट। जो ताकतवर लोग हैं, कम ताकतवर जातियां हैं, या जिनको सत्ता का संरक्षण है, या जिनके पास में ताकत होती है, उनको बैलेट को लूटना। जब मैं चुनाव लड़ा था 96 में भारतीय जनता पार्टी से मधुबनी में, तो कुछ ऐसे बूथ थे, मैं जात का नाम नहीं लूंगा, जिस बूथ पर 98%, 99% और 5 बूथ एक बार ऐसा आया जय पर 105% वोट था। जितना वोटर लिस्ट में नाम था उससे 100 बैलेट पेपर बक्सा में बेसी निकला। 5% ज्यादा ही हो गया। क्यों कहां से आया? उसकी कोई नोटिस नहीं लिया। अब तो आंख के सामने है। ईवीएम पर प्रश्न उठा, कोर्ट में गया, चुनाव आयोग ने सबने देख लिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक गया कि नहीं भाई ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। असली सवाल कि किसके, मैं जो कह रहा था कर्पूरी ठाकुर हुए, दूसरे पिछड़े वर्ग के नेता लालू प्रसाद यादव हुए, जो 90 से लेकर 2005 तक रहे, उनका राज। अब बिहार के पिछड़े वर्ग में सबसे संख्या बल वाले और ताकतवर जाति के नेता हुए। और 2005 से लेके अब तक नीतीश कुमार है, वो भी पिछड़े वर्ग के कुर्मी के हैं, उनकी जाति की संख्या 3% है। यादव की संख्या 15% है। तो नीतीश कुमार 3% जाति की संख्या वाला आज 2005 से लेके इतने दिन तक बिहार का मुख्यमंत्री है। तेजस्वी को भी नीतीश के साथ शासन करने का 2 बार मौका मिला, क्यों नहीं नीतीश के साथ उनकी पटरी बैठी? इस पर स्वयं संपूर्ण समाज को आत्मचिंतन करना चाहिए। नीतीश के साथ क्यों पटरी नहीं बैठी, और भारतीय जनता पार्टी की नीतीश के साथ पटरी क्यों बैठ जाती है? दूसरा, नीतीश ने जो सामाजिक क्रांति की है बिहार के अंदर, जिसको कहते हैं जनतांत्रिक तरीका से, वो अद्भुत है। क्योंकि आते के साथ उसने हाई स्कूल में लड़कियों को ड्रेस दिया, साइकिल दिया, और जो लड़की आप सुनो जो 2005 से शुरू किए 10 के समय में, जो लड़की 10 के समय में साइकिल पर ड्रेस लगा करके, और गरीब की बेटी, पिछड़े की बेटी, दलित की बेटी, अति पिछड़े की बेटी, निर्धन निर्बल की बेटी कम से कम मैट्रिक पास कर गई, तो आज वो लोग जितनी हैं वो लड़कियां, वो शादी करके घर बसा रही होगी। उसी में से पंचायत के मुखिया बने होंगे, वार्ड के मेंबर बने होंगे, पंचायत समिति के बने होंगे, जिला पार्षद के बने होंगे, चाहे कहीं नौकरी में गए होंगे, या पुलिस में 33% लड़कियों को दिया था। जाता हूं तो देखता हूं बिहार में, मधुबनी में ही कि लड़कियां इतनी पुलिस का ड्रेस लगा करके सड़क पर जब चलती है तो अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तो नीतीश भी शासन में रहा, न नीतीश पर
व्यक्तिवाद का, न जातिवाद का, न परिवारवाद का, न भ्रष्टाचार का। इतने दिन में तो कोई आरोप नहीं कोई लगाया है। अब लगा बे, लेकिन सिद्ध तो कहीं नहीं कुछ कर पाया है। और दूसरी सवाल है ये, जिस तरह से मैं बात करूं, आप लोग एनडीए तो इतना बिहार में मेहनत भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा सीट मिल गई, 202 सीट मिल गए। और मैं बात करूं, चुनाव भी हो गया, नतीजे भी आ गया, लेकिन अब बताइए जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का इस बार? अब तो 20 तारीख को शपथ ग्रहण है, देख लेगा लोग। एक बार आप बता दीजिए। नहीं नहीं होगा, 20 तारीख को शपथ ग्रहण में लोग देख लेगा। आप तो लंबे दौर से बीजेपी का नेता रहे हैं ना। ये जो लोग कहते हैं जब बिहार में एनडीए का मेहनत, ये भ्रम में है लोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटा ऑन ड्यूटी रहता है, वो काम ही में रहता है। संघ परिवार के लोग काम में लगे रहते हैं। ये थोड़े हैं ये दूसरे पार्टी, तेजस्वी पार्टी वाले में जो मुरेठा बांध लिया या मोटरसाइकिल पर 4 गो चढ़ के या सबसे हल्ला करते चल रहे हैं दबंगई के जैसे। वो तो बिल्कुल, जिसको कहो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहर्निश काम में लगे रहते हैं, उनको ड्यूटी लगी रहती है, लेकिन शांतिपूर्ण के साथ लोगों से संपर्क करना, हर वोटर से जाना, बूथ पर जो पन्ना प्रमुख है उसको 150-60 वोटर का नाम है, एक पन्ना पर 30 इधर और 30 इधर, 60। तो एक आदमी को 60 आदमी उस 60 आदमी से रोज मिलना है। तब वो ढोल डंगारा लेके मिलने जाएगा जो दिखाई पड़ेगा। वो तो सवेरे उठता है, 1 घंटा लगा, 1.25 घंटा लगा, सबके दूर दरवाजे मिल लिया, नमस्ते करके चला आया। तो इतनी ये संगठन की क्षमता और निरंतरता और ये क्या कहते हैं परिश्रम और पसीना और पुरुषार्थ किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास में इसके बराबर का संगठन नहीं है। एक बार सीएम चेहरा बता दीजिए, कौन लेंगे 20 तारीख को शपथ? बस हो गया, हम उसके अधिकृत नहीं है। आप बड़े लीडर हैं, बीजेपी का वरिष्ठ नेता है। देखो सबकी मर्यादा है, मर्यादा है। हम अभी भी आशंका है नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा? मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, इसीलिए उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे यहाँ नियम है, मर्यादा है। जो अधिकृत व्यक्ति है वो कह सकते हैं, अधिकृत व्यक्ति है अमित शाह बताएंगे, नरेंद्र मोदी बताएंगे, जेपी नड्डा जी बता देंगे। आप बताएंगे तो 20 तारीख को जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो रहा है, 2 लाख लोग बिहार भर से आएंगे, तो लोग देख लेंगे उस दिन। देश भर के सभी पिछड़े और दलित समाज के नेताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 रास्ता है, या तो लालू का रास्ता चुनो या कर्पूरी ठाकुर, नीतीश और नरेंद्र मोदी का रास्ता चुनो। ये कहाँ लालू का रास्ता चुना गया? सुनो, ये पिछड़े हैं तीनों, सभी पिछड़े हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं, जिनमें परिवारवाद नहीं है, राजनीति को अपना अधिकार नहीं समझते हैं, सत्ता को खिलौना नहीं समझते हैं। और एक लालू का रास्ता है जो सत्ता की कुर्सी को समझते हैं कि मेरा है और इस पर बैठा है, बाप बैठा है तो उसमें सभी का हिस्सा है। तो वो समझते हैं कि कुर्सी जो पद है, कुर्सी वो परिवार का है, उसमें सबका बराबर हिस्सा है। तो कुर्सी तो एक ही है तो सब कैसे बांटेगा? मुख्यमंत्री तो एक ही है तो 5-5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना देगा। और एक तरफ कर्पूरी ठाकुर है, नीतीश कुमार है, नरेंद्र मोदी है, जिसके चरित्र पर, व्यक्तित्व पर किसी तरह का दाग नहीं है। उनके राजनीतिक निर्णयों से मतभेद हो सकता है, लेकिन उनके अंदर न अपने लिए, न अपने परिवार के लिए, न अपने किसी के लिए कुछ नहीं है। वो संपूर्ण समर्पित है। तो जो पिछड़े वर्ग के जितने नेता हो, चाहे एनडीए के हो चाहे कहीं हो, उनके सामने भी चुनना है कि आज बिहार में मंत्रिमंडल बनेगा, उसमें एनडीए के सभी घटक के बनेंगे। तो उसमें अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के भी बनेंगे, लोगों को, संपूर्ण युवाओं को और देश भर के लोगों को सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि जो कोई भी नेता है, जात के नाम पर बना है, सीट जीत के आया है,
अगर वो जीतने के बाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ही लोगों के लिए करता है और जीत के आया है, तो अपने ही बाल बच्चे, बेटा बेटी, पत्नी, बहू, सबको मंत्री की कुर्सी बांट रहा है और दे रहा है, तो ये संपूर्ण पिछड़े और दलित समाज के नेताओं के सामने आज देश एक चुनौती दे रहा है कि इसी में से तुम नेता बनने वाले हो आगे। और अगर दो रास्ता है, कर्पूरी का रास्ता चुनो, नीतीश का रास्ता चुनो, नरेंद्र मोदी का रास्ता चुनो, आखिर लालू का रास्ता चुनो, मुलायम सिंह का रास्ता चुनो, देवीलाल का रास्ता चुनो, शरद पवार का रास्ता चुनो, ये सभी पिछड़े वर्ग के हैं और किसान हैं। तो क्या एनडीए में जातिवाद नहीं चलता है क्या? नहीं, एनडीए में कुछ नहीं है। एनडीए में उसके परिश्रम है, हाँ, सामाजिक संतुलन और समन्वय जब बनाया। छोटा सा सवाल ले लें, जिस तरह से अभी मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद जो है सो बीजेपी का वरिष्ठ नेता भी हैं, फिर आपका बेटा भी तो नेता बन गए बीजेपी का, आप बोलते परिवारवाद नहीं चलता है, फिर आपका बेटा कैसे बन गए? मेरा बेटा मेरे कारण नहीं बना है। जब मैं भाजपा में आया था 90 में, लालू के खिलाफ 93 में विद्रोह करके, अशोक यादव जी नेता तो है, सुनो, उस समय लालू के डर से भाजपा और कांग्रेस के लोग लालू के डर से उसके आगे शरणम गच्छामी हो रहे थे, डर से। और उस समय में लालू का साथ छोड़ करके डंका बजा के निकला कि लालू तुम्हारा रास्ता गलत है, इससे बिहार बर्बाद हो जाएगा, और हम निकल के भाजपा में चले गए। और उस समय मेरा बेटा अशोक दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिक्स से एमए कर चुका था, और वो भी गया वहां, और वो 93-94 से वो भी भारतीय जनता पार्टी के काम में अपना समय लगा दिया, और वो 95 में चुनाव लड़ा केवटी विधानसभा से। अब मैं मधुबनी से 96 में चुनाव लड़ा पार्लियामेंट का, जिस केवटी में 25 बरस तक लगातार 25 बरस तक, 2 बरस 10 बरस कांग्रेस और 15 बरस लालू का गुलाम सरवर, जिस केवटी में 25 बरस तक लगातार एक ही जाति मुसलमान बिरादरी के लोग एमएलए बनते रहे, वहां भारतीय जनता पार्टी के दुर्गादास राठौर लड़े तो उनकी जमानत नहीं बच पाई 2 बार। वहां से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कैलाश जी ने कहा कि अशोक तुम कर सकते हो तो करो, तो कहा लड़ेंगे। हमने कहा है भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा, लोग बैठने नहीं देगा, पानी नहीं पीने देगा। मैं उस आग में डूब के निकलने आया हूं। लड़ा, तो जब लड़ा, संघर्ष किया, अपना जगह बनाया, तो 95 में पार्टी ने लड़ाया, 95 में लड़ाया तो 30,000 वोट पा करके हार गया। फिर पार्टी ने उसको 2000 में लड़ाया, तो 2000 में 59,000 वोट पा करके फिर प्रशासनिक गड़बड़ी के कारण गिनती से थोड़े से वोट से हार गया। फिर लड़ा, 2005 में चुनाव हुआ 2 बार, दोनों बार जीता, 2010 में जीता। तो ये जो लोग कहते हैं कि मेरा बेटा तब कि जब कुछ नहीं रहता, भाजपा में न लड़ा होता, न संघर्ष किया होता, न कुछ किया होता, तब उठा के ला के रख देते हैं। नहीं, आप परिवारवाद का बात की, इसीलिए मैंने ये सवाल आपको उठाया। नहीं भाई, मैं परिवारवाद की बात करता हूं कि अगर राजनीति में कोई संघर्ष किया है, लड़ा है, राजनीतिक संघर्ष किया है, राजनीतिक उसकी करियर है, राजनीति में पसीना लगाया है, परिश्रम लगाया है, अपमान सहा है, संघर्ष किया है, तो वो अलग रास्ता है। परिवारवाद का मतलब ये है कि ये बाप बैठा तो बेटा कहीं से आ गया, शिक्षा है न दीक्षा है, न संघर्ष है, न संस्कार है कि हम बैठेंगे, तो बैठेंगे तो वैसे ही होगा। ये इस परिवारवाद इसको कहते हैं कि जो कुर्सी है उस कुर्सी को मान लिया जाए कि उसी परिवार का है। अगर अशोक हटा केवटी से तो उस पर फिर हमारे परिवार का तो कोई नहीं गया दावा करने, नहीं ना गया दावा करने। अभी वहां से अशोक के हटने पर अभी मुरारी मोहन झा 2 बार से जीत रहे हैं, और 1967 से लेके आज तक केवटी में कभी ब्राह्मण नहीं जीते। पिछली बार जब पार्टी ने कहा कि वहां से हम ब्राह्मण लड़ाना चाहते हैं, तो हम ही ने कहा कि ब्राह्मण लड़ाइएगा, लेकिन उम्मीदवार मेरी मर्जी से दे दीजिए, तो जिताने की गारंटी मेरी है।
वहां से कोई रिटायर अफसर को लड़ाना चाहते थे तो कहा कौन, हम कहे मुरारी जी को लड़ा दीजिए। मुरारी जी पिछली बार लड़े 5,000 वोट से करीब जीते, इस बार 7,500 वोट से जीते हैं। तो जिस केवटी में 67 से लेके कभी ब्राह्मण नहीं जीते और उस केवटी में 2 बार से ब्राह्मण जीत रहा है, अशोक यादव के कारण, हुकुमदेव यादव के कारण, ताकि वहां भी तो यादव है। वो यादव क्यों मुरारी मोहन झा को वोट दे रहा है? क्यों दे रहा है? इसलिए कि वो लड़ करके लड़ा है, संघर्ष किया है, वो भाजपा की नीति के पास साथ समर्पित है। तो इसीलिए लोग परिवारवाद उसको कहते हैं कि जैसे हम हटे मधुबनी से, हम कहे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मेरे जगह खाली हुआ तो मेरा बेटा कोई कॉलेज में पढ़ते होता कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते होता कि व्यापार करते होता, हम कहते इसको दे दीजिए। वो है परिवारवाद। लेकिन परिवार के अंदर एक से अधिक लोग भी राजनीति में है, संघर्ष करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व का अपने पहचान बनाते हैं। तो पार्टी के अंदर वो एक कार्यकर्ता के जैसे है, किसी का न बेटा के है न किसी का परिवार का सदस्य है, वो एक कार्यकर्ता, एक साथी के जैसे है। चलिए, लास्ट सवाल और छोटा सवाल एक है, जिस तरह से हमने देखा जो नतीजा आया उसके बाद जो है रोहिणी आचार्य को, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उनका तबीयत खराब हुआ था तो उसमें भी वो साथ खड़ी हुई थी। जो कोई बेटी नहीं खड़ी हुई थी, कोई बच्चे नहीं खड़े थे, तब वो रोहिणी आचार्य खुद खड़ी हुई थी। और उसके बाद उनको देखे जो खुद वो मीडिया से बात कर रही थी और कह रही थी हमें घर से निकाल दिया गया है, गाली गलौज दिया गया है और चप्पल जूते भी मारा गया है। देखो, मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इस पर काफी लोग मीडिया में अपनी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये हमारे राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक पतन का प्रतीक है। अब लालू यादव के घर में है, उनके 2 बेटा हैं, 7 की 5-6 बेटी है। अब उनके सब बेटा में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है वो जाने वो। अब उनकी बेटी कौन है, क्या है? मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य। मीसा भारती है, वो राज्यसभा में चली गई। मीसा भारती है, फिर लोकसभा में इस बार, पिछली बार हार गई, फिर लड़ गई, चली गई। अब लालू यादव के परिवार में जितने लोग हैं वो सब लोग किस बात के लिए लड़ रहे हैं, उनके आपसी झगड़ा क्या है? और जो कोई भी अपने परिवार की बात को, गांव में भी कहावत है, जो कोई भी अपने परिवार की बात को सड़क पर ला करके उजागर करता है तो ऐसे उजागर करने वाले को समाज में अच्छा नहीं मानते हैं। वो तो खुद मीडिया से बात कर रही थी तो कह रहे थे ना, हम उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, न उस पर बोलूंगा। लालू यादव के घर का मामला है, जाने लालू यादव, जाने उनका परिवार, हमें क्या लेना देना है? तेजस्वी बने कि लालू यादव का उत्तराधिकारी तेजस्वी बने कि तेज प्रताप बने कि रोहिणी आचार्य बने कि मीसा भारती बने, बादी बार पंच 18, हमें क्या लेना देना है? रोहिणी आचार्य मीडिया में बोल रही है, कौन है रोहिणी आचार्य? आप नहीं जानते हो? कोई न रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य के जैसे देश के अंदर करोड़ों, लाखों, करोड़ों बेटियां हैं जो उससे ज्यादा प्रतिभाशाली है, उससे ज्यादा योग्य है, उससे ज्यादा सक्षम है, उसके हमारे सामने वो है। अब लालू यादव की बेटी है बेटी, बहुतों की बेटी है, बहुतों की बेटी है ना। तो लालू यादव की बेटी है, इसलिए महत्वपूर्ण मीडिया में बोल दी, मीडिया वाले भी ले लिए कि रोहिणी आचार्य बोल रही है तो रोते बोल रही थी, तो आपने देखा ही। अरे वैसे रोने वाले हिंदुस्तान की करोड़ों बेटियां होगी, अभी लाखों। मैं समझता हूं कि हमारे सामाजिक जीवन का पतन है। अगर रोहिणी आचार्य लालू के बेटी है, इसलिए किसी गरीब की बेटी अगर उस सड़क पर रोती होगी, पटना में बहुत रोती होगी, बहुत तकलीफ के कारण, कहाँ उसके आंसू दिखाए जाते हैं? कहाँ आंसू दिखाए जाते हैं? उसके लिए किसको फुर्सत है? उसकी वेदना को समझने के लिए किसको फुर्सत है? हाँ, उसकी वेदना को समझा कि हर गरीब के बेटी को, पिछड़े और दलित की बेटी को, बहू को भी
सम्मान मिले, सम्मान। तो नीतीश ने यही काम किया कि वो जो सरपंच बनी, पंच बनी, मुखिया बनी, जिला परिषद में बनी, पंचायत प्रमुख बनी, तो उनको जो कुर्सी पर बैठने का जो सम्मान मिला और सुख और एहसास मिला, इसको का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बेमाई, इसो का जाने पीर पड़ाई। उन जो गरीब पिछड़ी जाति, दलित महिला, पिछड़ी जाति महिला और पिछड़े वर्ग के जो गरीब है, अति पिछड़े वर्ग के, उनको जो वार्ड का मेंबर बनने से, पंच बनने से, प्रमुख मुखिया बनने से, सरपंच बनने से, पंचायत समिति बनने से, प्रखंड का प्रमुख बनने से, जिला परिषद सदस्य बनने से, जिला परिषद का प्रमुख अध्यक्ष बनने से जो सम्मान मिला और उसको जो सुख मिला, उसको क्या जाने, उसको बाकी दुनिया क्या जाने। और जिसको ये सुख मिला, जिनको ये सुख मिला, सुख, उनको चाहे कितना भी कोई कुछ कर दे, लेकिन वो सुख देने वाले को, सुख देने वालों के साथ गरीब की विशेषता है यही कि जो उसको सम्मान देता है, सुख देता है, गरीब चाहे मर जाए लेकिन कभी उसका साथ नहीं छोड़ता है। यही है गरीब की विशेषता। नीतीश कुमार की यही विशेषता है। आज नीतीश कुमार के जात के नाम पर कोई है जात खिलाफ? कोई जात तो नहीं खिलाफ है। कोई जात नहीं कहता है नीतीश जातवाद कर रहा है, कोई नहीं कहता फलना जात को के साथ नुकसान कर रहा है। नीतीश जब से है तब से कहीं सांप्रदायिक दंगा भी नहीं होने दिया। 20 तारीख को जो लेगा मुख्यमंत्री बनेगा, वो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। हाँ, दुनिया देखेगी। कुछ खेला तो नहीं होने वाला है? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।